हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th अकाउंट का रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ मदन लाल फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। तो हमको इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि क्या फॉर्मेट होता है, किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन बनता है। तो ये हम आज क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे इस वीडियो में। तो पहला है बिजनेस कमेंस विथ 1,20,000 रुपीज कैश। तो अब अभी तक के आप सभी को फॉर्मेट बनाना आ गया होगा। ये फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा। यहां पर लिखेंगे ट्रांजैक्शन, यहां पर लिखेंगे एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, और ऊपर में हेडिंग रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन तो पहला है 1,20,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है। तो यहां पर ट्रांजैक्शन लिखेंगे 1 बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अगर कोई बच्चे को वो ट्रांजैक्शन में क्या लिखना है ये दिक्कत हो रहा है, तो जो ट्रांजैक्शन दिया हुआ है एज इट इज आप उसी को लिख दीजिए, ठीक है। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश या बिजनेस कमेंस्ड विथ कैश सभी सही है। यहाँ पर क्या होगा, कैश आ जाएगा 1,20,000 रुपए का, और यही हमारा कैपिटल भी हो जाएगा 1,20,000 रुपीज। उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन है पेड रेंट पेड इन एडवांस। एडवांस में रेंट पे कर रहा है। तो जैसे कि हम अगले महीने का अगर रेंट एडवांस में दे दिए तो कैश तो चले जाएगा, और वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रीपेड एडवांस। अब प्रीपेड से आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जितने भी हम सिम इस्तेमाल करते हैं वो सारे के सारे प्रीपेड होते हैं। हम पहले पैसा पे करते हैं, उसके बाद हम उसका सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। किसी को भी ले लीजिए, जैसे कि आपके घर पे टाटा स्काई है, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले रिचार्ज करते हैं, फिर आपको वो 1 महीना 2 महीना सर्विस देता है। तो वो कौन सा एक्सपेंस है, कौन सा क्या चीज़ है वो, तो आपका प्रीपेड है। प्रीपेड आपका हमेशा एसेट होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको आने वाले समय में आपको क्या देगा, वो बेनिफिट देगा 1 महीना 2 महीना। मैं रिचार्ज करवाया जियो का 499 वाला, तो वो क्या है, मेरे लिए प्रीपेड है। कैश मेरा कम हुआ लेकिन वो प्रीपेड रिचार्ज है, तो वो मेरा एसेट है। कब तक के, 3 महीने तक के। जब तक के मेरे को पूरा 3 महीने का सर्विस नहीं मिल जाता तब तक के वो मेरे लिए एसेट कहलाएगा। तो यहां पर रेंट पे कर दिए हैं 1,000 रुपीज का, तो यहां पर रेंट पेड इन एडवांस कैश प्लस ये P.P मतलब प्रीपेड, आप पूरा लिखिएगा प्रीपेड रेंट इज इक्वल टू कैपिटल। प्रीपेड जो होता है वो हमारा एसेट होता है। तो कैश हो जाएगा 1,19,000 रुपए, और प्रीपेड रेंट हो जाएगा 1,000 रुपीज इज इक्वल टू, यहाँ पर कैपिटल में आ जाएगा 1,20,000 रुपए। थर्ड ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन कैश 60,000 रुपीज। 60,000 रुपए का गुड्स खरीदा, तो यहाँ पर क्या होगा, कैश कम हो जाएगा 60,000 रुपए से, और एसेट आ जाएगा, गुड्स स्टॉक आ जाएगा 60,000 रुपए का। थर्ड हम लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन कैश। परचेज गुड्स ऑन कैश, कैश प्लस प्रीपेड रेंट प्लस स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल। 60,000 से कैश कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 59,000 रुपीज बच जाएगा, प्लस प्रीपेड रेंट यहाँ पर प्रीपेड रेंट में 1,000 रुपीज, और स्टॉक 60,000 रुपीज से बढ़ जाएगा इज इक्वल टू कैपिटल हो जाएगा 1,20,000 रुपीज। क्लियर है? यहां से 60,000 रुपए कम हुआ कैश से, और स्टॉक 60,000 रुपए का आ गया। फोर्थ ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 40,000 रुपीज। सामान उधारी में खरीद रहे हैं 40,000 रुपीज का, तो इससे क्या होगा, स्टॉक बढ़ेगा 40,000 रुपीज से, और लाइबिलिटीज में एक नया नाम जुड़ जाएगा क्रेडिटर्स 40,000 रुपीज का। तो यहां पर लिखेंगे परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये हो जाएगा कैश 59,000 रुपीज
प्रीपेड रेंट 1000 रुपीज़ प्लस स्टॉक, ये 60,000 का स्टॉक था, 40,000 रुपये का स्टॉक और आ गया तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज़ का स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल एज इट इज रहेगा 1,20,000 रुपीज़ और यहाँ पर आ जाएगा क्रेडिटर आ जाएगा 40,000 रुपये, जिससे हम उधारी में सामान खरीदते हैं उसको हम बोलते हैं, जिनको हमको पैसा पे करना रहता है उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर। तो 40,000 रुपये का क्रेडिटर आ गया और स्टॉक हमारा 40,000 रुपये से बढ़ गया। कैश एज इट इज रहेगा क्योंकि कैश में पेमेंट नहीं हुआ है, उधारी में लाए थे सामान। उसके बाद फिफ्थ ट्रांजेक्शन है गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड ऑन कैश 60,000 रुपीज़। तो देखिए कोई भी ट्रेडर होता है, कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है, सामान कम कीमत में लाता है और उसको ज़्यादा कीमत में बेचता है। अगर आपको बाजार में अगर मैगी 12 रुपये में अगर कोई रिटेल शॉप में मिलता है तो क्या वो 12 रुपये का होगा? नहीं, हो सकता है उसको वो 11 रुपये पड़ा हो या हो सकता है वो 10 रुपये में खरीदा हो। तो 1-2 रुपये जो मार्जिन रहता है वही उसका प्रॉफिट होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 40,000 रुपये के स्टॉक को 60,000 रुपये में बेच रहे हैं, मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20,000 रुपीज़। ठीक है, कितने में सोल्ड किया जा रहा है, 60,000 रुपीज़ में सोल्ड किया जा रहा है और वो स्टॉक की कीमत कितनी थी, 40,000 रुपीज़ उसकी कीमत थी। यहाँ से पता चल रहा है कि प्रॉफिट कितना आ रहा है, इन दोनों में अंतर, 40,000 का सामान 60,000 में बेच रहे हैं, मतलब 20,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। अब ये अकाउंटिंग इक्वेशन के ट्रांजेक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा इसको देखते हैं। तो सोल्ड गुड्स ऑन कैश, तो 60,000 रुपये का कैश में बेचे तो कैश आएगा, ये कैश इंक्रीज हो जाएगा 60,000 रुपीज़ से, और गुड्स 40,000 रुपीज़ का गया, हमारा स्टॉक 40,000 रुपीज़ से कम हो जाएगा, स्टॉक 40,000 से कम होगा और 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। इसका मतलब क्या है, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 20,000 रुपीज़ से। जब जब प्रॉफिट होगा तब तब कैपिटल इंक्रीज होगा और जब जब लॉस होगा बिजनेस में तो कैपिटल डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 20,000 रुपीज़ से। तो फिफ्थ ट्रांजेक्शन लिखेंगे गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कैश प्लस प्रीपेड रेंट प्लस स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। तो हमारा कैश 60,000 रुपीज़ से बढ़ेगा, तो यहाँ पर कैश 59,000 था जो कि हो जाएगा 1,19,000। प्रीपेड रेंट एज इट इज 1,000 रुपीज़ रहेगा। स्टॉक 1 लाख रुपीज़ था तो स्टॉक 40,000 रुपये से कम हो जाएगा। 40,000 रुपये से कम होगा मतलब ये कितना बच जाएगा, 60,000 रुपये बच जाएगा। इसके बाद कैपिटल प्रॉफिट हुआ है हमको, 40,000 के सामान को 60,000 में बेचे हैं, 20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाता है, तो 20,000 से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और ये आ जाएगा 1,40,000। और क्रेडिटर एज इट इज 40,000 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। सिक्स्थ है पेड सैलरी, सैलरी पे कर रहे हैं तो ये एक्सपेंस है, तो सैलरी पे करेंगे तो क्या होगा, कैश कम होगा 1,000 रुपए से और कैपिटल भी कम होगा। सिक्स्थ है सैलरी पेड, कैश प्लस प्रीपेड रेंट प्लस स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। कैश 1,000 रुपए से कम हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,18,000 रुपए। प्रीपेड रेंट हो जाएगा 1,000 रुपीज़, स्टॉक 60,000 रुपीज़ ही रहेगा। 1,000 रुपये कैश से कम होगा और 1,000 रुपये कैपिटल से कम होगा, तो ये 1,40,000 था वो हो जाएगा 1,39,000 और क्रेडिटर एज इट इज रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेवंथ ट्रांजेक्शन है परचेस स्कूटर फॉर पर्सनल यूज। देखिए बिजनेस में जब कोई पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला जाता है या गुड्स निकाला जाता है, स्टॉक निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं विड्रॉ। अगर पर्सनल यूज के लिए ये स्कूटर खरीद रहा है, वो उसका पर्सनल यूज है, तो पर्सनल यूज के लिए अगर वो पैसा निकाल रहा है तो वो कहलाता है ड्राइंग, अकाउंटिंग भाषा में उसे ड्राइंग बोलते हैं। और अगर स्टॉक निकाल रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, ड्राइंग होगा। तो ये क्या होता है, तो कैश निकाल रहा है, इस वजह से कैश कम होगा और कैपिटल कम होगा। मान के चलिए अगर स्टॉक निकालता अपने घर के इस्तेमाल के लिए तो स्टॉक कम होता और कैपिटल कम होता। तो यहां पर हम लिखेंगे सेवेंथ ट्रांजेक्शन विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, कैश प्लस
प्रीपेड रेंट प्लस स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल प्लस क्रेडिटर। देखिए कैश कितने से कम हो जाएगा, तो 10,000 रुपीज से कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 लाख, ये हो जाएगा 1,08,000 रुपीज हो जाएगा। प्रीपेड रेंट है 1,000 रुपीज, स्टॉक एज इट इज रहेगा 60,000 रुपीज, कैपिटल 10,000 से कम हो जाएगा और ये हो जाएगा 1,29,000 और क्रेडिटर हो जाएगा 40,000। लास्ट एंट्री की एंट्री कहीं नहीं होगी क्योंकि आउटस्टैंडिंग पेड दिया हुआ है। इसका मतलब कि आउटस्टैंडिंग जो पैसा था हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इसलिए इसका एंट्री कहीं नहीं होगा। पहला जो ट्रांजेक्शन था वो कैश लाकर बिजनेस स्टार्ट करा था। यहाँ पर ये 80,000 रुपये कैश ला रहा है, 10,000 रुपये का बिल्डिंग और 10,000 रुपये का स्टॉक, मतलब 3 एसेट्स आ रहे हैं इसके पास, कैश, बिल्डिंग और स्टॉक। ट्रांजेक्शन एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ऊपर में लिखाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। नरेशन होगा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, बिल्डिंग एंड स्टॉक। यहाँ पर एसेट के रूप में कैश ला रहा है, बिल्डिंग ला रहा है और स्टॉक ला रहा है, और यही तीनों मिलकर क्या होगा, कैपिटल होगा। कैश है 80,000 रुपीज़, बिल्डिंग है 10,000 रुपीज़, स्टॉक है 10,000 रुपीज़। टोटल मिला के हो रहा है 1 लाख रुपए कैपिटल हो रहा है। यह हमारा हुआ पहला ट्रांजेक्शन। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन अबो कैपिटल वाज अलाउड। देखिए इंटरेस्ट पे हो रहा है। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, तो एक चीज़ को समझना कि ये बिजनेस है, ये बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है जो बिजनेस कर रहा है। ये क्या करेगा, अपने बिजनेस में पैसा लगाएगा। ये अगर पैसा लगाया है 1 लाख रुपए, तो वो बिजनेस के लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। आप देखे होंगे लाइबिलिटीज के नीचे में लिखाता है कैपिटल, लिखाता है क्रेडिटर, लिखाता है बैंक ओवरड्राफ्ट, लिखाता है बैंक ओवरड्राफ्ट या फिर बैंक लोन लिखाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये है आउटसाइडर लाइबिलिटीज़। आउटसाइडर लाइबिलिटीज़ का मतलब ये है बाहरी लोगों से जो हम कर्ज लिए हैं वो है, और ये जो कैपिटल है ये इनसाइडर लाइबिलिटीज़ कहलाता है। बिजनेस ये मानता है कि जो बिजनेसमैन जो पैसा दिया है 1 लाख रुपए, वो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटीज़ है, ठीक है, ये कर्ज में लिया है, ये ऐसा मानता है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है बिजनेस और बिजनेसमैन ये दोनों एक अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये 1 लाख रुपए देगा बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटीज़ है और कैपिटल लाइबिलिटीज़ में ही कैपिटल लिखते हैं। तो ये बिजनेस जो पैसे को इस्तेमाल करेगा उसके एवज में इसको बिजनेस पर्सन को क्या देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो पैसा इस्तेमाल कर रहा है 1 लाख रुपए, हालांकि ये है इसी का ही बिजनेस है, लेकिन अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि बिजनेस जो पैसा इस्तेमाल कर रहा है उसका क्या करेगा, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा। और ये बिजनेस पर्सन को अगर कुछ पैसे की ज़रूरत है, मान के चलिए अगर ये 20,000 रुपये यहाँ आपने बिजनेस से निकाला, ये क्या कहलाता है, ड्राइंग। 20,000 रुपये निकाला बिजनेस से, बिजनेस पर्सन जो है वो 20,000 रुपये निकाल रहा है, तो ये बिजनेस पर्सन क्या करेगा, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब कि जो पैसा निकाला है 20,000 रुपये, जब जमा करेगा तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा जमा करेगा ब्याज के रूप में। क्लियर है ये चीज़। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो घुमा फिरा के खुद ही अपने आप को ही पैसा दे रहा है, खुद ही अपने आप को ही ब्याज दे रहा है, इस तरीके से होगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन में इसका एंट्री कहीं नहीं होगा। तो जो सेकेंड होगा, सेकेंड ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट ऑन द अबो कैपिटल वॉज अलाउड, इसको हम एंट्री ही नहीं करेंगे। इसका सेकेंड का
कोई एंट्री नहीं होगा। थर्ड एंट्री है मनी विड्रॉ फॉर द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़ एंड गुड्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ हो रहा है, गुड्स भी हो रहा है और कैश भी हो रहा है। कैश है 10,000 रुपीज़ का और गुड्स है 5,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर जो थर्ड एंट्री है, थर्ड ट्रांजेक्शन लिखेंगे विड्रॉ गुड्स एंड कैश फॉर पर्सनल यूज़। यहाँ पर कैश प्लस बिल्डिंग प्लस स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल। तो यहाँ पर कैश 10,000 रुपीज़ से कम हो रहा है, ये 80,000 था वो हो जाएगा 70,000 रुपीज़। बिल्डिंग एज इट इज़ रहेगा 10,000। स्टॉक जो है वो 5,000 रुपये का कम हो रहा है, तो यहाँ पर 10,000 था पहले, वो हो जाएगा 5,000 रुपीज़। और जब जब विड्रॉ होगा, ड्राइंग होगा पर्सनल यूज़ के लिए, या चाहे वो कैश हो या फिर गुड्स हो, स्टॉक हो, तो कैपिटल क्या होगा, कम होगा। तो 10 और 5 कितना, 15,000 रुपये का ड्राइंग है, इसलिए 15,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, कैपिटल से कम हो जाएगा और यहाँ पर आएगा 85,000 रुपीज़। उसके बाद फोर्थ एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई एंट्री नहीं होगा, यहाँ पर लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कोई एंट्री नहीं होगा, क्योंकि बिजनेस में क्या हो रहा है, वो अपने आप को ही वो इंटरेस्ट पे कर रहा है। बिजनेस से जो 20,000 रुपये निकाल रहा है, उसी का ही वो 20,200 रुपये दे रहा है, तो वो 200 रुपये कहाँ से देगा, तो वो बिजनेस से ही देगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को मेंशन नहीं करते। उसके बाद लास्ट है डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग 2,000 रुपीज़। देखिए ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो कोई भी एसेट होता है उसको लंबे समय तक इस्तेमाल करने से उसकी कीमत घट जाती है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपके पास मोबाइल है 10,000 रुपीज़ का और उसको आप 1 साल बाद बेच रहे हो, तो हो सकता है वो 1 साल बाद 5,000 रुपये में जाए, 4,000 रुपये में जाए। तो इतना कम कैसे हो गया, तो वो डेप्रिसिएशन लग गया। आप उस मोबाइल को पूरा 1 साल तक के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से उसका वैल्यू कम हो गया है। वियर या टीयर बोल सकते हैं, ठीक है, टूटता फूटता है या फिर आप रिपेयर करवा रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और ले सकते हैं जैसे कि आप गाड़ी खरीदते हैं, गाड़ी मान के चलिए 1 लाख रुपए का आप खरीदे हैं, 2 साल बाद उसको बेचेंगे तो हो सकता है वो 60,000 रुपये में जाए। तो 40,000 रुपये कम होने का कारण क्या है, तो आप वो 2 साल तक के गाड़ी को आप चलाए हैं, तो वो गाड़ी की वैल्यू कम हो गई है। ठीक है, उसी जो डिफरेंस वैल्यू रहता है उसी को क्या बोलते हैं, डेप्रीशिएशन बोलते हैं। तो यहाँ पर डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग लिखा है, तो 2,000 रुपीज़ बिल्डिंग से कम हो जाएगा और ये हमारे लिए क्या है, हमारे कैपिटल को भी डिक्रीज करेगा 2,000 से, तो 2,000 वहाँ भी माइनस हो जाएगा। फिफ्थ है डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन बिल्डिंग। कैश प्लस बिल्डिंग प्लस स्टॉक इज इक्वल टू कैपिटल। यहाँ पर कैश 70,000 रुपीज़ रहेगा, बिल्डिंग 10,000 रुपीज़ का था वो हो जाएगा 8,000 रुपीज़, 2,000 रुपीज़ डेप्रीशिएशन लग गया। स्टॉक एज इट इज़ 5,000 रुपीज़ रहेगा और कैपिटल भी 2,000 रुपये से कम हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 83,000 रुपीज़। आप एसेट्स और लाइबिलिटी साइड को दोनों को टोटल करेंगे तो दोनों तरफ बराबर होगा, ये 70 ये हो गया 83,000 और इधर भी हो गया 83,000 रुपीज़। अगर दोनों बराबर आ रहा है इसका मतलब कि आपका अकाउंटिंग इक्वेशन सही है।